नमस्कार सर्वांना. नेहमीप्रमाणे आज पुन्हा आपण या ठिकाणी भेटत आहोत. महाराष्ट्र समावेशित शिक्षण व्यावसायिक संघातर्फे आज एका नवीन विषयासह आपण या ठिकाणी चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे. मागील काही सेशनमध्ये आपण विशेषतः दिव्यांग मुलांच्या जॉब संदर्भात मान्यवरांचे व्याख्यान या ठिकाणी आयोजित केलेले होते. आज अशाच एका नवीन विषयासह आज या ठिकाणी आपण जॉब प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या विषयावर या ठिकाणी मान्यवरांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन होणार आहे. तर या कार्यक्रमासाठी आजचे आपले प्रमुख पाहुणे मान्य नीलपूर खंबाटा मॅडम, जय वकील फाउंडेशन मुंबई, माननीय फरजाना मॅडम, त्याचबरोबर माननीय दीपिका शेरखाणे मॅडम, सोशल वर्कर, या सर्वांचं मी MEIPच्या या मंचावर मनपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर आपण सर्व महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्व विशेषतः समावेशित शिक्षणातील सर्व व्यावसायिक त्याचबरोबर इतर सर्वांचं मी MEIPच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. आज MEIPचे जिल्हा प्रतिनिधी अहमदनगरहून माननीय प्रसाद पोळ सर या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. सरांचं देखील मी या व्यासपीठावर स्वागत करतो. आणि आजच्या सत्राचं प्रास्ताविक करण्यासाठी माननीय अब्रार खान सरांना अशी विनंती करतो की सरांनी प्रास्ताविक करावं. धन्यवाद. थँक्यू उमेश. महाराष्ट्र इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन प्रोफेशनल असोसिएशन या मंचावर सर्व इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन प्रोफेशनल यांचं खूप खूप स्वागत. प्रत्येक वेळेस आपण वेगवेगळ्या विषयावर सेशन आयोजित करून आपलं स्किल डेव्हलपमेंटसाठी आणि प्रोफेशनल एनहॅन्समेंटसाठी आपण उपक्रम वेगवेगळे विषयावर आपण राबवत आहे. या अनुषंगाने आजचा हा विषय की चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आणि त्यांचे जॉब नंतर जॉब ट्रेनिंग आणि जॉब ट्रेनिंग नंतर त्यांचं जॉब प्लेसमेंट. चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हा आपण जेव्हा टर्म्स आपल्या कानावर पडतो तर त्यावेळेस आपल्याला एक चॅलेंज म्हणून समोर येतो. रामभाऊ म्हाडगी प्रबोधिनी इथे आपण सिटी प्रशिक्षण आयोजित केले. क्लास टीचरसाठी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख आणि इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन प्रोफेशनल यांच्यासाठी महाराष्ट्राचे सर्व जिल्ह्यासाठी आपण प्रशिक्षण आयोजित केले. आणि या प्रशिक्षणामध्ये जेवढे मी प्रशिक्षणार्थी आले सर्वांचा आपल्या समोर एक चॅलेंज होता. महाराष्ट्राचा चॅलेंज म्हणा किंवा प्रोफेशनलचा चॅलेंज म्हणा की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हा विषय हँडल कसं करायचं, पहिला विषय. और दूसरा विषय ऐसा होता कि सर इन बच्चों का एजुकेशन ही नहीं, एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस नहीं, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं, पेरेंटल एक्सेप्टेंस नहीं, टीचर एक्सेप्टेंस नहीं. सो बेसिक इश्यू असा होता की सर यांना कोणी स्वीकारत नाही. दुसरा विषय, जर स्वीकारत नाही तर एज्युकेट कोण करणार. एज्युकेट जर झाले नाही तर त्यांचे जॉब स्किल डेव्हलप कशी होणार आणि जॉब स्किल डेव्हलपमेंट नाही झाली तर जॉब प्लेसमेंट कसं होणार. तर बेसिक जे आपलं महाराष्ट्राचं आपल्या समोर जे चित्र रामभाऊ म्हाडगी प्रबोधिनी या प्रशिक्षणामध्ये आपल्याला जे समोर आलं तर सुरुवात अशी दिसली की एक्सेप्टेंस पासून की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है. एक्सेप्ट नहीं करने के बाद एजुकेट करने में बिलीव नहीं रहता है. और जब एजुकेट करते समय बिलीव नहीं रहेगा कि इन बच्चों को एजुकेट कर कर फायदा क्या, तो उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है. और स्किल डेवलपमेंट, जब स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है तो जॉब प्लेसमेंट का हम इमेजिन ही नहीं कर सकते. इसका अगर हम ऑल ओवर इंडिया का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि टोटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन्स जो है 58% डिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंड है ऑल ओवर इंडिया में इंटेलेक्चुअल डिसेबल. और 0.6 बेगर है, भीख मांगकर अपना गुजारा बसारा करते हैं. और 9.6 जवळपास 10% इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन अशी आहे जे हाऊस होल्ड ड्युटी करतात. जनरली याच्यामध्ये आपल्याला सर्वात मोठा फिगर काय दिसून येते कि 58% लोग डिपेंडेंट है. 58% इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट है मीन्स क्या है कि वो कुछ भी नहीं करते. वो कुछ भी क्यों नहीं करते हैं कि उनको एक्सेप्ट किया नहीं समाज ने, इसलिए उनको एजुकेट नहीं किया. एजुकेट नहीं किया इसलिए स्किल नहीं आई. स्किल नहीं आई इस वजह से
किसी ने जॉब ऑफर नहीं किया। जॉब ऑफर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर नहीं बन पाए, और जब प्रोडक्टिव मेंबर बन नहीं पाए तो वो डिनायल हो गए और उनके ऊपर एक स्टिग्मा लगा, एक एक लेबल लगा कि मेंटल रिटायर्ड बच्चों को पढ़ाकर कुछ फायदा नहीं, सिखाकर कुछ फायदा नहीं। इसलिए आज इंडिया में 58% पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये डिपेंडेंट है, यानी कुछ नहीं करते। और 10% क्या है, वो हाउस होल्ड ड्यूटी करते। हाउस होल्ड ड्यूटी मीन्स क्या, घर की साफ सफाई, पोछा लगाना, बाथरूम साफ करना, टॉयलेट साफ करना, और वट एवर जो भी हाउस होल्ड ड्यूटी है, प्लांटिंग करना वगैरह। लेकिन स्मार्ट प्लेसमेंट अभी तक इसलिए नहीं हुआ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमने स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, स्मार्ट स्क्रीनिंग नहीं किया। स्मार्ट स्क्रीनिंग नहीं करने की वजह से आज हमारे समाज में ये फिगर दिख रहा है। एक अच्छी बात ये है, जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में लगभग हमारे पास जो जॉब अवेलेबल करने का परसेंटेज है, टोटल डिसेबिलिटी नॉट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हम 42% पर्सन को जॉब अवेलेबल कर कर देते हैं महाराष्ट्र में, जो कि इंडिया में महाराष्ट्र का हमारा रैंक है 6, कि हम ऑल ओवर इंडिया में 6th रैंक है जो जॉब प्लेसमेंट कर कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया में हम 4th रैंक पे है जो बच्चों को एजुकेट करते हैं। डिसेबल एजुकेशन में महाराष्ट्र का रैंक 4th% है, जहां पर हमारा डिसेबिलिटी में लिटरेसी रेट 67.64 आहे. जवळपास 68% आपल्याकडचे जे डिसेबल आहे ते एज्युकेट आहे. आता थोडंसं आपल्याला इथे विचार करावा लागणार. 68% डिसेबल एज्युकेट आहे, पहिला विषय. दुसरा विषय आहे की 42% डिसेबलला जॉब मिळालेली आहे. गॅप किती आहे? एज्युकेट किती आहे? 68. जॉब किती लोकांना मिळाली? 42. मधलं जे गॅप आहे, मधले जे स्टुडंट्स आहे, मधले जे लर्नर्स आहे, मधले जे काही पर्सन आहे डिसेबिलिटी, ते कुठे गेले? इथे समोर असं आपल्याला जेव्हा अनालिसिस करतात महाराष्ट्राची आपण सांगेत, मी हे जे तुम्हाला फिगर समोर जे ठेवलेले आहेत ते सेन्सस ऑफ इंडिया 2011 ला जेव्हा 2016 मध्ये अपडेट केले, हे अपडेट केलेले फिगर आहेत. तर मधलं आपल्याला गॅप जेव्हा अनालिसिस करतात आपण, 68च्या अगेन्स्ट मध्ये 42% जॉब प्लेसमेंट झालेले आहे. भारतामध्ये महाराष्ट्राचे रँक 6th आहे. एज्युकेशन मध्ये महाराष्ट्राचा रँक 4th आहे. याचा अर्थ असा आहे की मधला जे गॅप आहे ते कुठे ना कुठे त्यांचा एज्युकेशन झाला, परंतु स्किल डेव्हलपमेंट साठी कॉन्सन्ट्रेट करण्यात आलं नाही. असं एक चित्र येऊ शकते. असं एक चित्र येऊ शकते की मध्ये ते विद्यार्थी ड्रॉपआउट झाले. हे सर्व विश्लेषणाचं, सर्व आपण बाबीचं जेव्हा आपण विश्लेषण करतात तर आपल्याला बरेचसे बाबी समोर दिसून येणार आहे. पहिली बाब आहे की समाज एक्सेप्ट करत नाही. दुसरी बाब आहे एज्युकेट करताना बिलीव्ह राहत नाही, कॉन्फिडन्स राहत नाही. एज्युकेशन होते परंतु प्रॉपर डायरेक्शन मध्ये होत नाही. प्रॉपर डायरेक्शन मध्ये होते तर स्किल डेव्हलपमेंट साठी आपला कॉन्सन्ट्रेशन राहत नाही. असे बरेचसे आपल्या समोर जेव्हा फिगर येणार आहे. आणि मधलं जे एज्युकेशन 68% त्याचे अगेन्स्ट मध्ये 42% जॉब प्लेसमेंट, आणि मधला फिगर जे ड्रॉप आउट आहे ते ड्रॉप आउट होण्याचं कारण असं असू शकते की कुठे ना कुठे स्किल एज्युकेशन झालं नाही. तर या अनुषंगाने आजचं आपण जे सेशन आयोजित केलेलं आहे की अशी काय कारण असतात की विद्यार्थी शाळेत प्रवेश झाल्यानंतर स्किल डेव्हलपमेंट होत नाही, स्किल डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर प्लेसमेंट होत नाही, प्लेसमेंट झाल्यानंतर विद्यार्थी तिथे टिकत नाही, चॅलेंज असतात. तर अशा या बरेचशे बाबीवर, बरेचशा जे आपल्या महाराष्ट्र समोर जे आपलं आव्हान आहे, ते आव्हानाला आपल्याला सोल्युशन देण्यासाठी आदरणीय आजचे जे व्याख्याता आहे आपल्याला इथे मार्गदर्शन करणार आहे. तर सर्वांना अशी विनंती आहे की आपण या सेशन पूर्ण कॉन्सन्ट्रेटने अटेंड करा. कॉन्सन्ट्रेट केल्यानंतर आपल्या एरियामध्ये, आपल्या केंद्रामध्ये, आपल्या तालुक्यामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद्यार्थ्यांना स्किल डेव्हलपमेंट साठी काय काय प्रॉब्लेम येतात, प्लेसमेंट साठी काय काय प्रॉब्लेम येतात, ते ऍक्च्युअल प्रत्यक्ष जे क्वेश्चन आहे ते तयार करून MAIP मंचावर शेअर करा, जेणेकरून आजचे आपले रिस्पेक्टेड जे गेस्ट लेक्चरर आहे
ते आपल्याला 100% सोल्युशन देणार आहे, कारण की ते खूप एक्सपर्ट आहे म्हणून आपल्यासोबत आहे. तर यासाठी मी आदरणीय प्रसाद पौल सरांना विनंती करतो की आजचे जे व्याख्याते आहे यांचा इंट्रोडक्शन करून द्यावं आणि आजच्या सेशनसाठी MEIP तर्फे सर्वांचं खूप 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 स्वागत. धन्यवाद सर. जय वकील फाउंडेशन या संस्थेतर्फे आलेल्या निलिफर खंबट्टा मॅडम, फरजना बदामिया मॅडम, दीपिका शेरखाने मॅडम यांचं स्वागत आहे. निलिफर खंबट्टा मॅडम ह्या गेल्या 4 वर्षापासून JVF म्हणजेच जय वकील फाउंडेशन या संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत. त्या प्लेसमेंट टीमला फार मोठा आधार देतात. निलिफर मॅडम यांनी या काम करत आहेत त्याबद्दल त्यांची फार उत्कट अशी भावना आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे विद्यार्थी आपल्या सभोवताली असलेल्या सर्व क्षेत्रामध्ये ज्यावेळेस समाविष्ट होतील त्यावेळेस एक आपल्या सर्वांना एक जादू पाहावीस मिळेल असं मॅडमचं म्हणणं आहे. त्याचप्रमाणे मिस फरजना मॅडम या JVF म्हणजे जय वकील फाउंडेशन मध्ये व्होकेशनल अँड रिसिपीट ग्रुपच्या मॅनेजर आहेत. त्यांना या क्षेत्रामध्ये 1 दशकाचा अनुभव आहे. सध्या त्या 18 ते 21 वयोगटातील व्होकेशनल आणि रिस्पीट ग्रुपच्या त्या अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी सध्या सक्रिय आहेत. फरजना मॅडम यांना विश्वास आहे की आमची मुले संभाव्यतेचं एक जग आहे व त्यांचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी व सक्षम करण्यासाठी आम्ही सर्वजण काम करणे आवश्यक आहे असा त्यांचा विश्वास आहे. त्याचप्रमाणे दीपिका शेरखाने मॅडम या जय वकील फाउंडेशनच्या हेल्थकेअर विभागामध्ये सामाजिक कार्यकर्ता आहेत. दीपिका मॅडम ह्या 2012 पासून दिव्यांगत्व क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यांनी बालकल्याण अधिकारी म्हणून काम केलेले आहे. त्याचबरोबर लायझन ऑफिसर म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. त्यांनी अलीकडे शासकीय संस्थांशीही काम केलेलं आहे. त्यामध्ये SNAC स्टेट कोऑर्डिनेटर, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय न्यायासाठी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयामध्ये फार जवळून काम केले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांनी जवळपास 12,000 पेक्षाही जास्त व्यक्तींना मार्गदर्शन केलेलं आहे. दीपिका मॅडम यांना विश्वास आहे की आपण सर्व समान आहोत आणि प्रत्येकाला जर समान संधी दिली तर सर्वांचा विकास चांगला होऊ शकतो व समाजामध्ये जागरूकता होऊ शकते. तर पुढील सेशनसाठी मी निलुफर व फरजना मॅडम त्याचप्रमाणे दीपिका मॅडम यांच्याकडे सूत्र देतो. त्यांनी त्यांचं सेशन चालू करावं. धन्यवाद. थैंक यू सर. सबको नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग. सबसे प्रथम मैं महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल को जय वकील फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी टीम को आमंत्रित किया है और हमें मौका दिया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे बात करने का. बहुत जगह जय वकील फाउंडेशन का नाम सुने हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि जय वकील फाउंडेशन भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संस्था है जो ID डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी छात्र के साथ काम करते हैं. तो हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ से. स्लाइड दिख रहा है ना सर? यस मैम. ओके. तो पहले थोड़ा हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं. यस. तो
जैसे आप सब जानते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 2% आईडीडी से प्रभावित है। इसका मतलब है कि हर 50 लोग में एक आईडीडी है। आईडीडी का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, जिसका मतलब है बौद्धिक विकास विकलांग। तो पहले हम समझते हैं कि आईडीडी का मतलब क्या है। जैसे आप सब जानते हैं, अगर मुझे टेक्निकल या प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलना है, भाषा में बोलना है, तो जो भी छात्र का आईक्यू लेवल नॉर्मल आईक्यू लेवल से कम है तो उन्हें हम आईडीडी बोलते हैं। अब आईडीडी में क्या अफेक्टेड है तो देखने जाए तो उनका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग या एडेप्टिव फंक्शनिंग अफेक्टेड है। इसका मतलब है कि जब मैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के बारे में बात करती हूँ तो उनके पढ़ने लिखने की क्षमता थोड़ी कम है। जैसे वसीम सर ने बताया कि ये ज़्यादा करके स्कूल नहीं जाते हैं, वो अपना 10वीं पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें निर्णय लेने में कठिनाइयाँ आती है, समस्या को सुलझाने में उनको दिक्कत आती है। तो ये उनका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का है। जब मैं एडेप्टिव फंक्शनिंग के बारे में बात करती हूँ तो जो रोज़मर्रा की गतिविधियाँ है, जैसे एरियल स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स है, वो उनका अफेक्टेड है। तो अब प्रश्न आता है कि क्या आईडीडी बच्चे काम कर सकते हैं कि नहीं। तो आपके समझ के वास्ते और आपकी सुविधा के वास्ते हमने इन छात्रों को 3 ग्रुप में 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से। और हमारे हिसाब से जो काम या कार्य उनके वास्ते उचित है तो उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से, उनकी कौशल्य के हिसाब से हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो पहला ग्रुप है हमारा बॉर्डर लाइन या माइल्ड आईडी। अब अक्सर देखा जाता है कि इन छात्र अपनी 10वीं कक्षा पास करते हैं एनआईएस की तरफ से या एसएससी बोर्ड। कोई छात्र 8th स्टैंडर्ड पास रहते हैं, उनका आईक्यू लेवल बाकी के 2 श्रेणी से अच्छे है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइफ स्किल्स काफ़ी बेहतर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें कौशल्य जो स्किल है, बिहेवियर मैनेजमेंट। अगर कोई बच्चा बाहर काम करना चाहता है तो उसका बिहेवियर उसे आना चाहिए कि जब मेल्टडाउन होता है, या एंगर मैनेजमेंट स्किल्स आना चाहिए। तो जब उनके पास कौशल्य और क्षमता और रुचि के आधार पे आप कोई भी इसके नीचे दिए गए रोजगार या नौकरी चुन सकते हैं। तो हमारे हिसाब से वो लोग प्लम्बरिंग, वेल्डिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिशियन के जॉब में अच्छे रहते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड के बारे में भी सोच सकते हैं, कुरियर सर्विस, डिलीवरी बॉय, सेल्स पर्सन, जैसे अपना बाज़ार है, बिग बाज़ार है, उधर भी वो काम कर सकते हैं। फिर रिसोर्ट्स है, हाउसकीपिंग, तो उधर भी ये बच्चे काम कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी श्रेणी की तरफ से, जो मॉडरेट आईक्यू लेवल के हैं। हम इनके साथ माइल्ड बिहेवियर, माइल्ड आईक्यू लेवल वाले बच्चे को भी क्लब किए हैं, क्योंकि अगर आप देखते हो कि ऑटिस्टिक बच्चे के पास अक्सर अगर वो हाई फंक्शनिंग है बट वो अपने बिहेवियर मैनेज नहीं कर पाता है। दूसरा चैलेंज है, जैसे वसीम सर ने बोला है कि हमारे बच्चे शेल्टर्ड या स्ट्रक्चर्ड में बेटर काम कर सकते हैं। तो हम दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे ग्रुप में अक्सर ये बच्चे 10th पास नहीं कर पाते हैं, वो लोग ड्रॉप आउट होते हैं। उनके पास फंक्शनल स्किल्स, फंक्शनल लिटरेसी और फंक्शनल मैथमेटिकल स्किल्स है। उनका आईक्यू लेवल लो है, कम्युनिकेशन में उनको दिक्कत आती है, उन्हें निर्णय लेना या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना में दिक्कत आती है, उनको अपना बिहेवियर मैनेज करने में भी मुश्किल आती है। तो हमारे सुझाव के हिसाब से ये शेल्टर्ड वर्कशॉप में ज़्यादा वो लोग उचित रहेंगे।
आप जानते हैं कि अक्सर शेल्टर्ड वर्कशॉप में एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट रहता है, स्पेशल एजुकेटर्स रहते हैं, तो ये बच्चे को संभाल लेते हैं। हमें एक बात का याद रखना है कि ये बच्चे के ये भी चैलेंजेस है कि वो 9 to 5 जॉब नहीं कर पाते हैं, इन्हें टाइम आउट मांगता है। तो ये सब सुविधाएं आप एक शेल्टर्ड वर्कशॉप में पा सकते हो, और एक एडल्टाल के सपोर्ट के हिसाब से आप कोई भी एक रोजगार चुन सकते हो। जैसे क्लॉथ बैग है, पेपर बैग बनाना है, दिया, अगरबत्ती, कैंडल, तोरण, डेकोरेटिव आइटम, टिफिन सर्विस, आप ऑर्डर ले सकते हो अचार पापड़ का। बम्बई में देखा गया है कि आजकल बहुत संस्थाएं जैसे केक्स है, चॉकलेट्स है, वो बनाते हैं। फिर आप वीविंग या मशीन वर्क लाइक फॉल बीडिंग का भी काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी श्रेणी पे, तो वो ग्रे एरिया बच्चे हैं। हम इसे ग्रे एरिया इसलिए कहते हैं कि ये बच्चे अक्सर उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी है, मन उनका थियोरी नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, उन्हें पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रहती है। अक्सर वो अपना एकेडमिक स्किल्स या मेन स्ट्रीम या रेगुलर स्कूल में नहीं जाते हैं, और अगर आप देखोगे तो बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज 10th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मांगते हैं, तो हम इनको ग्रे एरिया बच्चे कहते हैं। अब ये बच्चे हमारे हिसाब से मैनुअल वर्क या सेमी स्किल वर्क में ज़्यादा उचित रहते हैं। तो अगर मुझे मैनुअल वर्क या सेमी स्किल वर्क के बारे में बात करना है, तो वो जेरोक्सिंग के दुकान में काम कर सकते, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए, चाय की दुकान है, बटाटा वड़ा, सैंडविच। फैमिली बिजनेस है, जैसे हमने देखा है कि हमारे जय वकील फाउंडेशन में कितने माँ बाप के पास एक छोटी दुकान होती है, जैसे कांदे बटाटे की होती है या बर्तन की दुकान होती है, वहाँ वो बच्चे काम कर सकते हैं, ऑफिस हेल्पर बन सकते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, रिटेलिंग है, जैसे मैंने कहा वापस बिग बाज़ार या अपना बाज़ार में जहाँ स्टैकिंग, जहाँ सामान रखना होता है, किचन में असिस्टेंट शेफ की तरह काम कर सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपके बच्चे की क्षमता, उसका रुचि और उसकी लगन के हिसाब से आप कोई भी ये जो हमने रोजगार या नौकरी बताई है या कार्य बताया है, आप उसको चूज कर सकते हैं। अब मैं नीलोफर जी को बोलूंगी कि जॉब प्लेसमेंट के बारे में हमें बताइए। Over to you. Thank you, Farzana. Thank you. Can you change the slide, please, Farzana? Yes. Next slide, please. Next slide. So, good morning, namaste, everyone. अब हम प्लेसमेंट के कुछ स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना। उसके लिए हम देखते हैं कि क्या उसमें बाहर काम करने की क्षमता है और क्या वह बाहर नौकरी करना चाहता है। हम उसका कॉग्निशन लेवल, बेसिक पढ़ने और सीखने लिखने का स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, क्या वह अपने आप को सुरक्षित रख पाता है, क्या वह अपनी बिहेवियर को मैनेज कर पाता है, इत्यादि देखते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स काउंसलिंग। हम हमारे स्टूडेंट के माता पिता से मिलते हैं और उसके लिए जॉब खोजने की अनुमति उनसे लेते हैं। इसके लिए हमें उन्हें बहुत काउंसल करना पड़ता है, क्योंकि उनमें यह डर रहता है कि सोसाइटी या समाज उनके बच्चे को एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करेगी और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जॉब मैपिंग, जॉब ढूंढना जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हम काफी जॉब फेयर्स जो खास PWDs या डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, उन्हें अटेंड करते हैं। जॉब अवेलेबिलिटी और उसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए उसकी हम जानकारी रखते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे भी हमने प्लेसमेंट के बारे में बताया है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट को जॉब देना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जॉब रेडीनेस स्किल्स,
जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्टूडेंट को नौकरी देने के में इंटरेस्ट दिखाती है तो हम वहां जाकर उनके मैनेजर या सुपरवाइजर से मिलते हैं, उनसे जॉब प्रोफाइल की पूरी जानकारी लेते हैं और एक डिटेल्ड टास्क एनालिसिस बनाते हैं। हम यह भी पता लगाते हैं कि अटेंडेंस के लिए क्या उसे रजिस्टर में साइन करना है या उनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है, क्या उसे काम पे यूनिफॉर्म पहनना है, वर्क टाइमिंग्स क्या है इत्यादि। ये सब जानकारी हम लेते हैं क्योंकि उससे हम हमारे स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझा सके और उसे जॉब के लिए तैयार कर सके। अगर हमारा स्टूडेंट अपने कार्यस्थल पर अकेला ट्रेन या बस से ट्रैवल करने वाला है तो हम उसके लिए एक रोड मैप भी बनाते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद हम स्टूडेंट और उसके माता पिता के साथ इंटरव्यू के लिए जाते हैं। हम उसके पेरेंट्स को इसलिए लेके जाते हैं ताकि वे भी देखें कि अपने बच्चे का कार्यस्थल कहाँ पे है और उसके मैनेजर और सुपरवाइजर से मिलकर जो भी उनके मन में शंका है वो उसे दूर कर पाए। नेक्स्ट है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी जॉब मिलती है तो हम एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम उसके ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं जिससे हम उसके कार्यस्थल में आईडीडी के बारे में एक अवेयरनेस या जानकारी पैदा कर सके। हम उसके सुपरवाइजर के साथ उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे कि उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ब्लड ग्रुप, अगर वो कुछ दवाई पे है तो उस दवाई का नाम इत्यादि। हम कुछ दिन के लिए उसके कार्यस्थल में एक बडी सिस्टम या दोस्त रखने का भी सुझाव देते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट अच्छी तरह से वहां पे सेटल हो सके। फीडबैक, हम नियमित रूप से फीडबैक लेते हैं। ये फीडबैक हम केवल उसके कार्यस्थल या सुपरवाइजर से ही नहीं लेते हैं, हम उसके माता पिता से भी लेते हैं। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारा एक वीडियो है प्लीज हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। We've had Akshay with us. Akshay's been here for I think around 4 to 5 years, and he's made a lot of progress. He's really come on well and continues to improve and grow every day. And is a confident, happy boy. Quiet fellow, sweet fellow, always keeps laughing. He never says, I will not do it, I don't know to do it. He tries, and he will do, and he is doing. Right. Now he is in packing, making the packets, doing the deliveries, bringing the checks. You've got to be very clear in your communication. Give them one task at a time. So also how you sort of nurture them, and you get down to a scale which, you build them up one block at a time. हमें तो बहुत अच्छा लगता है वो काम आता है, म्हणजे मला वाटत पण नव्हता तो काम करेल किंवा पैसे आणेल किंवा एवढं म्हणजे भरपूर मी आनंद आहे त्याच्याविषयी, म्हणजे त्याचं टेन्शन नाही आता आम्हाला। सर पण खूप चांगले आहेत त्याला मदत करतात किंवा सांभाळून घेतात सगळे कंपनीतले लोक त्याला। In the current scenario, he'd be better than many people because A, he's regular and he does everything that's asked for. Yeah. अभी जो है उसके अपन बदल तो नहीं सकते, तो अभी वो उनको एक कम है तो अपने को थोड़ी ना कम है कि अपन उसके साथ एडजस्ट ना मांगते हैं। काम पे ज़्यादा खुश है हम लोग, वो भी खुश है, हम लोग खुश हैं। Yeah, it's not only helped him, it's helped us. It started off with helping him, but in a way we've helped ourselves also. थैंक यू।
तो ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी थी जो हमने आपसे शेयर की। अक्षय 2014 से वहाँ काम कर रहा है और उसे 6 साल वहाँ पूरे हुए हैं। उसके एम्प्लॉयर और कोवर्कर्स उसके काम से खुश है क्योंकि वह हर कोई नया कार्य करने के लिए तैयार है और उसका एब्सेंटिज्म भी कम है। उसके माता पिता को यह बात की खुशी है कि वह नौकरी पे है और खुद कमाने लगा है। मैं यहाँ पॉइंट आउट कर देना चाहती हूँ कि उसके एम्प्लॉयर ने एक काफी इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जब भी हम उनके साथ कॉन्वर्जेशन या बात करते हैं तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और हमें उन्हें एक टाइम पे एक टास्क देना चाहिए ताकि उनके मन में कुछ कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिफरेंस आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। नौकरी या जॉब मिलने पर हम उनमें काफी परिवर्तन देखते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वे खुद पर विश्वास करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वे भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उनका जो इंडिपेंडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है। जैसा हमारे कुछ स्टूडेंट पहले अपने कार्यस्थल पर अपने माता पिता के साथ जाते थे, लेकिन नौकरी लगने पर उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वो खुद अकेले अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं। वे अपने भविष्य और उन्नति के बारे में सोचने लगते हैं। उदाहरण सेविंग्स करना या पैसे की बचत करना, कुछ नया स्किल जैसे कि कंप्यूटर स्किल सीखना ताकि वे और उन्नति कर सके। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमारा एक कैंडिडेट है जिसने अपने नौकरी के साथ SPCWD से हाउसकीपिंग स्किल की परीक्षा पास करके सर्टिफिकेट प्राप्त की है। वे अपने अधिकार और जिम्मेदारी को और अच्छी तरह से समझने लगते हैं। वासिम सर, अगर आप हैं तो प्लीज आप इस पे ध्यान दें कि हमारे 2 स्टूडेंट अपनी खुद की सैलरी से अपना घर चला रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लर्निंग्स। हमें यह याद रखना है कि अगर हम हमारे स्टूडेंट की क्षमता के अनुसार लक्ष्य रखते हैं तो वह उसे पा सकते हैं। नियमित रूप से काउंसलिंग द्वारा उन्हें काम करने के लिए उत्साहित रखना है। डिग्निटी ऑफ लेबर। उन्हें परिश्रम की गरिमा को सही रूप से समझाना है, जैसे कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। समय समय पर उनके कार्यस्थल पर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करने हैं। कार्यस्थल पर अगर कुछ समस्या या प्रॉब्लम हुई तो उस पर तुरंत ध्यान देकर उसका समाधान करना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कभी कभी हमारे स्टूडेंट अपने कार्यस्थल पर कुछ वजह से टिक नहीं पाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज तक हमने 29 स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट किए हैं। ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम और एपिलेप्सी स्टूडेंट का भी प्लेसमेंट किया है। उस प्लेसमेंट में से 5 स्टूडेंट डेटा एंट्री का इंटर्नशिप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी मैं फरजाना मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हमें बताए कि जो स्टूडेंट को हम बाहर प्लेस नहीं कर पाते हैं या जो स्टूडेंट अपने जॉब पर कुछ वजह से टिक नहीं पाते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। ओवर टू यू फरजाना। यस, थैंक यू नीलूफर। तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि सब बच्चे ओपन प्लेसमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि उनके IQ लेवल और कौशल्य के हिसाब से हमें चुनना है। तो जय वकील फाउंडेशन में हमने उनके वास्ते भी बंदोबस्त किया है, तो वो लोग शेल्टर्ड वर्कशॉप में काम करते हैं। हमारे शेल्टर्ड वर्कशॉप में आप देखोगे तो 8 वोकेशन है जिसमें हम दिया बनाते हैं, कैंडल बनाते हैं, क्लॉथ पेपर बैग बनाते हैं, वीविंग सेक्शन है, तोरण बनाते हैं, गिफ्ट आइटम है। हम जो भी काम करते हैं हमारा क्वालिटी लेवल जो हमारे प्रोडक्ट का है वो काफ़ी हाई है क्योंकि हम इनको कॉर्पोरेट लेवल पे सप्लाई करते हैं।
हमारे पास एक खास टीम है जो प्रोडक्शन और डिजाइनिंग करते हैं ये प्रोडक्ट का। अगर किसी को जानकारी मांगती है तो ये नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करोगे तो जय वकील के शेल्टर वर्कशॉप के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रूरल सेक्टर पे हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि अगर गवर्नमेंट फंड है और फैमिली सपोर्ट है तो ये बच्चे इन रोजगार में या ये नौकरी के बारे में आप सोच सकते हो। तो पहले है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम देखा जाए तो कम इन्वेस्टमेंट में आप चाय की दुकान या बटाटे वड़े की दुकान या सैंडविच या खाने का स्टॉल लगा सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी मिनिमम है, बट वापस जैसे हमने कहा है कि एक एडल्ट सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा है फैमिली बिजनेस। आप आचार पापड़ का बिजनेस चालू कर सकते हो। अगर आप सिलाई मशीन, अगर आप देखने जाओ तो सिलाई मशीन 5,000 से लेके 15,000 तक आती है। अगर आप सिलाई मशीन लेते हो तो आप कपड़े की बैग बना सकते हो, फॉल बीडिंग का काम कर सकते हो। अभी प्लास्टिक बैंड हो गया है तो कपड़े की थैली काफ़ी चलती है। अगर न्यूज़पेपर के भी बैग्स बना सकते हैं। फिर अगरबत्ती, तो वापस देखने जाओ तो अगरबत्ती का जो मशीन है वो 8,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक आता है। तो आप अगरबत्ती का भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। धूप है, दिया, तोरण, मटकी बनाना, जेरोक्सिंग का काम, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ। अगर हम आप जॉब के तरफ हम ये करें तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कौशल्य है वोकेशनल ट्रेनिंग करने की या कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ज्वाइन इन हो सकते हो, तो प्लम्बरिंग, वेल्डिंग, पेट्रोल पंप में हवा भरने का काम, कुरियर सर्विस, डिलीवरी बॉय, अगर आपके गांव में कोई रिसोर्ट है, होटल है, वहाँ भी वो काम कर सकता है। थर्ड, मैं आपका ध्यान इस पे लाना चाहती हूँ कि हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। ये सबसे गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करता है, जो दीपिका जी हमें डिटेल में बताएंगी। तो एग्रीकल्चर या फार्मिंग, हमारे बच्चे खेत में काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे भी ध्यान दें। अब आते हैं कि एज अ पेरेंट या एज अ प्रोफेशनल हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि जो बेसिक स्किल, वसीम सर ने कहा है कि हमारे बच्चे लोग को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलावा काफ़ी चैलेंजेस है, जैसे उनकी पर्सनालिटी, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रैवलिंग स्किल्स। तो ये आप ना बचपन से बच्चे को ट्रेन करिए। 3 महीने के प्रोफेशनल कोर्स में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके बच्चे का कम्युनिकेशनल स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलप होगा। बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पे भी फोकस करिए। जहाँ भी आप जाते हो या कोई थेरेपिस्ट है, आप उनसे मदद लीजिए, इंटरवेंशन करिए। अर्ली इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट हम कहते हैं। फिर आप अगर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ वोकेशनल असेसमेंट चेकलिस्ट है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये चेकलिस्ट करिए घर पे और आइडेंटिफाई करिए कि आपके बच्चे की क्या क्षमता है, और क्षमता के हिसाब से कोई भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज हम जो मेंशन किए हैं उसमें आप आपके बच्चे को एनरोल या एडमिशन दिला सकते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स है, जैसे प्रथम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नेस्को है, सार्थक है, यूथ फॉर जॉब है, सुजया फाउंडेशन है। इनका लिंक हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 18 बरस का हो गया है, उसको बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स है, तो आप ये कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में संपर्क कर सकते हैं और आपके बच्चे का ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जय वकील फाउंडेशन ने 3 इयर्स वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। हम सिर्फ माइल्ड
या बॉर्डरलाइन आईक्यू लेवल वाले बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, हम पूरे स्पेक्ट्रम के बारे में सोचते हैं। तो इधर मॉडरेट भी एडमिशन ले पाएंगे। हमारा ये कोर्स का उद्देश्य है कि बच्चा आत्मनिर्भर हो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और जो भी स्किल सेट वोकेशनल कोर्स के वास्ते मांगता है, हमारी कोशिश है कि हम बच्चे को उसमें ट्रेन करें। अब मैं दीपिका जी को बोलूँगी कि वो हमारे को गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताइए। दीपिका जी, ओवर टू यू। थैंक यू नीलोफर मैम। जैसे कि फरजाना मैडम ने कहा, नीलोफर मैडम ने भी कहा कि जो बच्चे जॉब प्लेसमेंट के लिए नहीं मतलब सूटेबल होते, तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जहाँ पे बात होती है, तो फिर गवर्नमेंट का भी उतना ही एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम है दिव्यांजन स्वावलंबन योजना, जो हम जाना चाहते हैं कि नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उसमें आप जैसे कि फरजाना मैडम ने बोला कि जिस दिव्यांजन वर्ग को शॉप स्टोर ओपन करना है किसी भी टाइप का, जैसे कि वर्कशॉप, रिपेयर शॉप, मतलब मोबाइल रिपेयर शॉप, कुछ स्किल्स लिया रहा मतलब दिव्यांजन वर्ग ने लिया रहेगा। देन हेल्थ सेंटर्स कुछ ओपन करना है, ब्यूटी पार्लर्स ओपन करना है, कंप्यूटर सेंटर्स भी ओपन कर सकते हैं, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, जेरोक्स मशीन सेंटर, टेलरिंग का बिजनेस, ये सब बिजनेस के लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम ले सकते हैं। और हम लोग मतलब रूरल सेक्टर में हम बात करेंगे तो फिर पोल्ट्री फार्म ओपन करना है, और कुछ एग्रोबेस आपके कुछ प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। आप ये जो दिव्यांजन स्वावलंबन योजना है उसका आप फायदा ले सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कि इसमें दिव्यांजन वर्ग का मिनिमम डिसेबिलिटी जो है 40% होना चाहिए। और डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांजन मतलब कौन, जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड है, हेयरिंग लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये दिव्यांजन वर्ग इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें ये स्कीम का जो मेन उद्देश्य है, जो बहुत ही कम मतलब उनका इनकम ग्रुप कम है फैमिली का, और वो एक्सेप्ट होना चाहिए सोसाइटी में। हम जब कहते हैं कि उसका डिसेबिलिटी मत देखो, उसमें जो एबिलिटी है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और इसमें जो एज लिमिट कहा गया है 18 ईयर्स टू 55 ईयर्स, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने 4 इयर्स एज रिलैक्सेशन किया है, जो कि 14 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। मतलब 14 ईयर्स टू 55 ईयर्स तक हम लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अभी जो यहाँ पे मतलब जो लोन दिया जाता है माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा, वो लोन 20,000 से आप एक 50 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट ने दिया है वो है 5% से 10% तक इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसमें एक अच्छी बात जो है, जो हमारे जो मैंने डिसेबिलिटी जो मेंशन किया था, मतिमंद, लो विजन, सीपी चाइल्ड, इसके लिए 0.5% फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने मतलब कम किया है। उससे हमें 1 से 1.5 लाख का जो हमें इंटरेस्ट लग जाता है, ये स्कीम्स लेने मतलब जो इंटरेस्ट लगता है वो भी कम हो जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि यहाँ पे जैसे महिला वर्ग के लिए 50% रिजर्वेशन रखा है, इस स्कीम में 1% जो मतलब मेल दिव्यांजन वर्ग के लिए 5% इंटरेस्ट रेट मतलब 2% लगाया रहेगा 5 to 10, देन 1% रिलैक्सेशन, मतलब फिर से आपको 1% से मतलब 1% आप महिला वर्ग दिव्यांजन वर्ग है वो रिलैक्सेशन इसमें कर सकते हैं। इसमें और एक स्कीम जो है पशु संवर्धन स्कीम, मतलब उसमें मुदती कर्ज योजना जो मराठी में कहा जाता है, उसका भी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक 5 लाख तक उसका लिमिट यहाँ पे दिया है। और ये स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा, तो फिर आपको पता ही रहेगा कि जैसे कि अपंग विकास महामंडल, उससे ये एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता है। आपके जिले में, आपके तालुका में
कौन सा भी मतलब महिला अपंग विकास महामंडल रहेगा, नहीं तो महात्मा फुले विकास महामंडल रहेगा, आप वहां पे जाके आप इसका इंक्वायरी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी है जो कि www.nhfdc.nic.in। इस वेबसाइट से पे भी पूरी इसके मतलब जो लोन क्या है, एज लिमिट क्या है, जो मैंने आपको बताया, कौन सी डिसेबिलिटी कवर हो जाता है, ये सब के बारे में यहाँ पे किया। मैं बहुत ही इसमें एक अच्छा उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब देखा है जो ये स्कीम का लाभ उन्होंने लिया है, आज उनका टर्नओवर 4 करोड़ से भी ज्यादा है पर एनम। ये भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें वो लोग कर पा रहे हैं, मतलब दिव्यांगजन वर्ग में उसमें एबिलिटी है, स्किल्स है और वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो सैंक्शन है मतलब लोन की अमाउंट, ये पूरी जो भी चैलेंज है मतलब उसकी जो प्रोसेस है वो जो महामंडल है अपंग विकास महामंडल उससे ही हो जाता है। इसलिए आपको उनके पास से ऑफिस में जाके आपको इंक्वायरी करनी है। ये है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। और वैसे ही जो RPWD एक्ट 2016 का है उसमें दिव्यांगजन के लिए 4% रिजर्वेशन रखा है, वैसे ही उसमें 1% जो है डिसेबिलिटी, ब्लाइंड, डेफ एंड मतलब हेयरिंग एम्पावरमेंट, फिजिकल एम्पावरमेंट, CP और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब कभी भी गवर्नमेंट की कौन सी मतलब एडवर्टाइज आ जाती है वैकेंसी और उसमें डिसेबिलिटी के लिए वहां पे उन्होंने नमूद किया रहेगा और आप उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसका फुलफिल करते हैं तो फिर ये पोस्ट के लिए भी मतलब दिव्यांग वर्ग अप्लाई कर सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीपिका। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं वसीम सर से काफ़ी अग्री करती हूँ कि एज अ टीम हम सब मिलके प्रोफेशनल, पेरेंट्स, अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के बारे में, हमें सबको ये प्रण लेना चाहिए कि जो सोसाइटी का विचारधारा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड अपना मन बुद्धि है या ये बच्चे पागल है, ये विचारधारा हमें बदलना चाहिए। और अंत में जय वकील टीम की तरफ से मैं कह सकती हूँ कि जब भी कोई प्रोफेशनल या पेरेंट मेहनत, लगन और प्यार से बच्चे लोग के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली हम उनमें बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको जय वकील के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारे सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पे जा सकते हैं। अगर कोई भी आपको सवाल पूछना है या कुछ इंक्वायरी करना है तो नीचे गए ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम विकास सर। धन्यवाद मॅडम। जय वकील फाउंडेशन म्हणजे देशातील पहिली शाळा। खूप दीर्घ कालापासून दिव्यांगांच्या शिक्षणामध्ये, बौद्धिक अक्षमता असणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये खूप मोठं कार्य आहे। आपण आज या ठिकाणी मूलतः बौद्धिक अक्षमता म्हणजे नेमकं काय आहे, बौद्धिक अक्षमतेची समाजामध्ये भारतीय लोकसंख्येमध्ये काय स्थिती आहे, प्रति 50 व्यक्ती माग एक विद्यार्थी हा बौद्धिक अक्षमता असतो। अगदी इथपासून ते त्यांच्या जॉब प्लेसमेंट पर्यंत, शासनाच्या योजनापर्यंत सर्व माहिती दिलीत। अगदी चांगल्या प्रकारे आपण माहिती दिलात। खूप महत्त्वाचा हा सेशन होता ज्यामध्ये आपण जय वकील फाउंडेशनच्या टीमनं या मुंबईमध्ये आणि मुंबई शिवाय पूर्ण राज्यभर अनेक ठिकाणी मोठं काम करतात। हे काम करत असताना निलोफर मॅडमने बोलताना असं सांगितले की 29 मुलं आज कामावर आहेत। 29 स्टूडेंट जो है अभी जॉब प्लेसमेंट किया गए हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो ऑटिस्टिक है, जो डाउन सिंड्रोम है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है,
जो एपिलेप्टिक है ऐसे भी स्टूडेंट हैं। हमारी टीम और पूरा प्रोफेशनल जो सुन रहे हैं हमें, हम एक ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में जो आपने प्लेसमेंट दी है उनके बारे में और अधिक सुनना चाहेंगे। जो ऑटिस्टिक किस प्रकार के थे और उनके लिए क्या क्या करना पड़ा जय वकील टीम को। थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो ऑटिस्टिक बच्चा है हमने उसे डेटा एंट्री के लिए रखा है। हमने देखा है कि ऑटिस्टिक बच्चे अगर एक टास्क उनको दिया जाता है तो वो बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो वो एक शेल्टर जैसे कि सुजया फाउंडेशन में वो अपना डेटा एंट्री वहां पे करता है, और वो उसके माता पिता के साथ नहीं रहता है, उसके अंकल के साथ रहता है। लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से सेटल हुआ है कि उसे बहुत अच्छा लगता है ये डेटा एंट्री का जॉब। थैंक यू मैडम। ऑटिस्टिक हो या उनमें जो एबिलिटी है, हम जब एबिलिटी देखते हैं तो जरूर उनके हिसाब से जॉब प्लेसमेंट भी होती है, जॉब ढूंढना भी होता है, पेरेंट्स से काउंसलिंग भी होती है। जो आपने 6 स्टेप बोले हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल स्टूडेंट के लिए जॉब प्लेसमेंट के लिए, उनमें क्या क्षमता है, उनमें क्या रुचि है, उनमें क्या लगन है, ये पूरी बात देखने के बाद में हम जब वहां तक उनके प्लेसमेंट के लिए हम पूरा प्रयास किया जाता है। और जय वकील इसमें फाउंडेशन इसमें बहुत सारा काम भी करते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन मैं एक और चीज यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर एक बच्चे को एपिलेप्सी है तो हम उसके एम्प्लॉयर से छुपाते नहीं है, जो भी उनको है वो बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि उसका दवाई का टाइम ये है। ज्यादातर तो बच्चा शाम को या रात को दवाई लेता है, लेकिन अगर ऑफिस में भी उसको दवाई लेने का टाइम होता है तो हम वो सब जानकारी, जैसे मैंने आपको बताया है, वो सब उनके एम्प्लॉयर से शेयर करते हैं। थैंक यू मैडम। ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी वर्कर्स को रहना, और उनके बाद में जो भी एम्प्लॉयर है उनको भी मालूम रहना, ये बहुत मालूमात रहना, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि इमरजेंसी पीरियड में कुछ हो जाए तो वो भी देख सकते हैं। इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है मैडम, हमारे जो फेसबुक लाइव पे पूरे लोग सुन रहे हैं आपको, तो कृष्णा चौहान यानी कि वर्षा चौहान का एक पेरेंट का एक ये है, बच्चा है, 13 साल का है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 50 IQ है उनका। एक्चुअली वो बहुत एक्टिव है, लेकिन हर बात में वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं रिटर्न लिखन में, या तो कुछ एक्टिविटी करना हो तो उसके मूड के ऊपर करता है। तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे कि आज ज्यादातर वो स्वावलंबी बने? I think Fazana can take this question, please. तो सर जैसे उनके माँ बाप ने आइडेंटिफाई किया है कि बच्चा थोड़ा चंचल है, मूडी है, तो जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है, अगर पेरेंट कोई थेरेपिस्ट से मिलके, क्योंकि क्या है कौशल्य स्किल्स एक तरफ है, बट जब आप जॉब पे जाते हो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का बिहेवियर मैनेजमेंट। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर ये बच्चा शेल्टर्ड वर्कशॉप में काम करे तो वो ज़्यादा आसानी से, या स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में अगर काम करता है तो उससे आसानी होंगी एडजस्ट होने में। तो मेरा ये सजेशन रहेगा पेरेंट को। थैंक यू मैडम। मैं वसीम सर से अनुरोध करता हूं कि प्लीज आप क्वेश्चन लीजिए सर। वसीम सर अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू विकास सर, थैंक यू नीलेफर मैडम, दीपिका मैडम और फरजाना मैडम, आपने बहुत ही इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर की यहाँ पर। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोफेशनल जब काम करते हैं एक विलेज लेवल पर, हम लोग का एक्चुअल काम शुरू होता है विलेज से। कुछ विलेज मिलकर एक केंद्र बनता है जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। हर क्लस्टर पर एक रिसोर्स टीचर होता है और उनके पास एक असाइन होते हैं 10 से 20 बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एवरेजली। तो हर एरिया का क्वेश्चंस और हर एरिया का चैलेंज बहुत डिफरेंट है। अभी हम एक एवरेजली जब हम देखते तो 69% बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं। रूरल एरिया के चैलेंजेस भी अलग है, जॉब प्लेसमेंट भी अलग रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी अलग रहेगा।
तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमने आइडेंटिफाइड करना चाहिए कि हमको जॉब प्लेसमेंट कहाँ कराना है और वहाँ जॉब अवेलेबिलिटी क्या क्या है। उस हिसाब से अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटी बनती है कि बच्चे को हम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। मैम आपने ट्रैकिंग बताई कि सबसे पहले हमको क्षमता देखना है। क्षमता जब हम देखते हैं तब उसके बाद हम पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं। फिर पेरेंट्स को काउंसलिंग करते समय हमें सामने ये दिखता है कि पेरेंट्स में डर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं, क्षमता देखते हैं और पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो क्षमता देखने में हमारे पास की लिस्ट होती है अक्षमता की। एक्चुअली ऐसे प्रोफेशनल बोलकर जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमारे पास अक्षमता की लिस्ट होती है और वो लेकर हम जाते हैं पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स में डर शुरू हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है मैम कि अगर हम क्षमता देखते हैं तो हमें अक्षमता नहीं क्षमता की लिस्ट आउट करना चाहिए और हमारा जो प्लान होना चाहिए वो अक्षमता को ओवरकम करने वाला होना चाहिए। तो पेरेंट्स का डर वाला जो मैटर है वो खत्म हो जाएगा पहले शुरू। जब हम जॉब मैपिंग करेंगे तो जॉब मैपिंग के समय हमें एक्सेप्टेंस वाली बात आती है कि सोशल एक्सेप्टेंस, और जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देता है या नहीं देता है वो डिपेंड करता है कि किस एंगल से देता है। वो बहुत भावुक होकर देता है या प्रैक्टिकल होकर देता है। भावुक होकर क्या कहेगा कि मैंने आज मतिमंद को जॉब दिया है, आज मैंने पुण्य का काम कर दिया, आज मैं आराम से जाकर सो जाऊंगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको जॉब देना होता है तो उस समय हमको हमारा स्टूडेंट एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाकर छोड़ना पड़ता है। तो एज ए प्रोफेशनल हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हमारा इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो प्रोडक्टिव मेंबर हो। वो प्रोडक्टिव मेंबर होने के लिए हमारे पास क्षमताओं की लिस्ट हो, अक्षमताओं को ओवरकम करने के लिए। पहली बात ये दो चीज होने के बाद पेरेंट्स में डर नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से हमको जब एक क्लस्टर का मैपिंग करना होता है, एक केंद्र का मैपिंग करना होता है, तो हमको एनालिसिस करना होगा कि किस बच्चे की कितनी क्षमता है और किस बच्चे को हम किस फील्ड में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारा इनहैंसमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। मैम आपने एक मुझे कोट किया कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो खुद से अपना घर चलाते हैं। तो मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 2 सक्सेस स्टोरी सोसाइटी को दी है। मैं और ऐड करना चाहती हूँ उसमें सर, वासिम सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि वो अपना घर भी चला रहे और क्योंकि वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है उनको मेडिकल मिलता है, मेडिकल बेनिफिट, और ये जो मेडिकल बेनिफिट है वो पूरे परिवार के लिए मिलता है। सो ये हमारे 2 और स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी है। और मैं एक और बोलना चाहती हूँ कि उनके क्षमता तो हमें देखनी चाहिए, उनमें क्षमता है क्या नहीं, लेकिन प्लीज उनका चॉइस, हम ज्यादातर उनको कुछ चॉइस ही नहीं देते हैं। माँ बाप, अध्यापिका जो भी है वो सब उनके लिए डिसाइड करते हैं। सो हमें ये याद रखना है कि वो भी चॉइस कर सकते हैं, उनकी चॉइस क्या है वो प्लीज। हेलो वसीम सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे लगता है नीलूफर मैम नेटवर्क का इशू है, फ्रोजन हो गए। मैम ने यहाँ पर इंटरेस्ट वाला इशू शेयर किया है और मैम हम सब भी इसी चीज पर बिलीव करते हैं और ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए नहीं, ये हम पर सब पर भी लागू होता है कि हम बाय चांस जाते हैं या बाय चॉइस जाते हैं। तो बाय चॉइस अगर हम कोई फील्ड में जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट होने के लिए हम जब कोई फील्ड में इंटरेस्ट कब पैदा होता है इसके ऊपर हम जब एनालिसिस करते हैं एज ए एजुकेशनलिस्ट बोलकर, तो हमको पता चलता है कि जब हम जिस फील्ड में और जिस एरिया में हम परफेक्ट होते हैं उस एरिया की स्किल हमारी डेवलप होती है, और जब स्किल डेवलप होती है तो हमको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो सोशल मोटिवेशन मिलता है, हाँ आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जितना नॉलेज उतनी स्किल, जितनी स्किल उतना डेवलपमेंट, जितना डेवलपमेंट उतना मोटिवेशन, और जितना मोटिवेशन उतना इंटरेस्ट।
ये हमारा जनरली एक फार्मूला है। तो हमारा काम होता है कि स्किल डेवलपमेंट करो, रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज होती है कि हमको स्किल डेवलप करें, और इंटरेस्ट वाली भी बात होती है कि हम किस फील्ड के लिए सुइटेबल है। तो एज ए प्रोफेशनल बोलकर जब हम एक केंद्र का प्लान कर रहे हैं, तो हमारा काम होता है कि हमारे एरिया के बच्चों का इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड करना, उसका एबिलिटी आइडेंटिफाइड करना, और एबिलिटी आइडेंटिफाइड करके उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करना। तो तब हमको डेफिनेटली रिजल्ट्स हमको 100% आएंगे। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का चैप्टर नंबर 4 जो है, जिसमें कलम 19, 20, 21 जो बताया है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द जॉब है, जॉब प्लेसमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो उसको भी हम एज ए एक इंडियन बोलकर, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बोलकर हम उसको भी आंसर कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज होती है। लेकिन जब हम फील्ड पर जाते हैं, तो एज ए इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोफेशनल बोलकर हमको यही चैलेंज आती है कि एटीट्यूडनल बैरियर्स की। तो हमको ब्रेक द बैरियर्स बोलकर एक सबसे पहला हमारा एक मूवमेंट चलाना चाहिए एज ए इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोफेशनल बोलकर, तभी हमको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जितने सक्सेस स्टोरी है आपके पास, सक्सेस स्टोरी 2 है तो डेफिनेटली वो 2000 भी हो जाएंगे। तो मैं ऐसी होप करता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक क्रिटिकल इशू ना समझते हुए हमको ये देखना होगा कि चैलेंज क्या है, और ये भी देखना होगा कि चैलेंज बच्चे को है क्या प्रोफेशनल्स को है, डर बच्चे को है क्या डर हमको है, डर पेरेंट्स को है क्या डर बच्चे को। अब आपने मैम कहा कि पेरेंट्स में डर होता है, लेकिन हमने कभी ये देखा है कि बच्चे में डर होता है क्या? मेरे हिसाब से बच्चों में डर नहीं होता है, पेरेंट्स में डर होता है। तो हमको ये देखना होगा कि डर हमने क्रिएट किया है, तो वो डर वाला जो एक सर्कल है उसको तोड़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं सभी इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोफेशनल्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम वो डर वाला चैनल आज ब्रेक करेंगे। फरजाना मैम बोलिए। यस सर, वसीम सर, मैं आपको ये ऐड करना चाहती हूँ जो आप बताइए कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो जय वकील फाउंडेशन ने ऑलवेज अपने द्वार खोल के रखे हैं सब बच्चों के वास्ते। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम बोलते हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जहाँ ट्रेनिंग और एजुकेशन कंसर्न है। तो अगर आप हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में देखिए तो ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है कि आपको इतना ही प्रीरिक्विजिट स्किल्स होना चाहिए, तो हमारे द्वार खुले। और दूसरी बात, जहाँ पेरेंट का सवाल है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपको हैंड होल्डिंग जॉब प्लेस पे आपके बच्चे को करना पड़ेगा जिंदगी भर तक, क्योंकि इन्हें हैंड होल्डिंग इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो उनका बिहेवियर है या उनको जो प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, शायद उनके कोवर्कर्स इतना समझ ना पाए, तो एक प्रोफेशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आपने कहा बहुत राइट थे, जो हमें हमारा जो विचारधारा है, ज़्यादा बच्चे की वीकनेस देखने के बदले हम उसकी क्षमता देखें और वो क्या कर सकता है और कैसे प्रोडक्टिव मेंबर्स बन सकता है, उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। धन्यवाद मॅडम। एक याच्याबरोबर एक दूसरा एक महत्वाचा प्रश्न, इसके साथ ही हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि मैडम अपना मुंबई, उसके बाद में तलेगांव के बाद में देवळाली, ये 3 सेंटर हैं जहां ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कहीं और आपका गाइडेंस सेंटर है क्या, ट्रेनिंग सेंटर है क्या जय वकील फाउंडेशन का हो, उसके थ्रू ट्रेनिंग या टीचिंग, और उसके साथ में भी प्रोफेशनल्स को सीआरई के लिए जय वकील के फाउंडेशन मुंबई के अलावा दूसरे कहाँ होता है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। You want me to answer, Nilofer, or you'll answer? So I can take it, then you can add to it. विकास सर, जो जय वकील हमारा तलेगांव और देवलाली में है वो स्कूल है बेसिकली, ओके, वो स्किल सेंटर नहीं है। वहाँ पे हम 18 साल तक स्कूलिंग करते हैं। और जो हमारा मुंबई का है वहाँ पे हमारे पास स्किल डेवलपमेंट भी है। तो 18 से 50 तक, 18 से 21 इयर्स तक स्किल डेवलपमेंट होता है, और फिर हम शेल्टर्ड वर्कशॉप या उसमें 50 की उम्र तक रखते हैं। थैंक यू मैडम।
दीपिका मैडम ना मला सर मैं सिर्फ सीआरई के बारे में ऐड करना चाहती हूँ कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से शायद जय वकील सीआरई प्रोग्राम्स ऑनलाइन शुरू करे। फ्यूचर में हमारा ये है क्योंकि अभी कोविड के पीरियड में हमने देखा है कि ऑनलाइन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और हम रूरल सेक्टर तक भी पहुंच पाए रहे, तो शायद इन फ्यूचर सीआरई प्रोग्राम ऑनलाइन हो सकता है। थैंक यू मैडम। उसके साथ में मैं दीपिका मैडम से पूछना चाहूँगा। दीपिका मैडम, आपण स्वावलंबन योजनेविषयी सांगितलात, खूप चांगली माहिती आहे। स्वावलंबन योजनेमध्ये अनेक वेगळ्या मुलांसाठी सुद्धा त्यांना 18 वर्षानंतर त्यांच्यासाठीचे पायावर उभारण्यासाठी जी योजना आहे, अगदी 10,000 20,000पासून ते 5 लाखापर्यंत 50 लाखापर्यंत त्यांना कर्जाची योजना आहे। याच्याविषयी अधिक माहिती आम्हाला फॉर्मॅट्स किंवा ते योजनेसाठी आणखी काही माहिती शेअर करता येईल का, PDF स्वरूपात किंवा डॉक्युमेंटरी स्वरूपात, ज्याच्यामुळे की ते आम्हाला आणखी सर्व राज्यातल्या सर्व व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचता येईल। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अपंग विकास महामंडळ आहे, अपंग विकास महामंडळाच्या वेबसाईट्स किंवा काही असेल तर तेही तुम्ही शेअर करू शकता मैडम। यस सर, भी नक्की तुम्हारा मतलब मैं आपको शेयर करूंगी। इसमें एक मैं कहना चाहती हूँ, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तब हमारे पास लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, जो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जहाँ पे कहा जाता है। तो फिर लीगल गार्डियनशिप क्या है, जय वकील ने हमने एक वीडियो भी इसके बारे में मतलब बनाया है कि प्रोसेस ऑफ द लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट। ये वीडियो भी आप आपके सभी जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल गार्डियनशिप ये मतलब मम्मी पापा है, मतलब माँ बाप है, लेकिन वो तो नेचुरल पेरेंट्स है, तो फिर हम क्यों लीगल गार्डियन मतलब सर्टिफिकेट लें। ये जब सवाल आता है, मतलब जॉइंट अकाउंट ओपन करना, कुछ भी लोन कंसेशन के लिए अप्लाई करने के लिए बैंकर से हमें रिक्वायर्ड करते हैं, तो फिर लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये भी आप एक लिंक वहाँ पे शेयर कीजिए। और एक ये जो बात है कि ये सब के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, जो कि अभी ऑनलाइन प्रोसेस से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट स्वावलंबन के वेबसाइट से और असेसमेंट करके मिला जाता है। देन यूडीआईडी कार्ड है, ये भी यूडीआईडी कार्ड भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट मतलब स्कीम्स अप्लाई करने के लिए, कंसेशंस के लिए। ये सब हम हमारे वीडियोज है जय वकील के, आप शेयर किए तो बहुत ही अच्छा हो। मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियोस की बात हुई है, तो इस कोविड टाइम पे हमने 100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, जिस आपने देखे जहाँ पे एक्सरसाइज करना या कुछ आर्ट वर्क करना, कुकरी का वीडियो है, बेसिक मैथमेटिक्स स्किल के लिए है। सो प्लीज आप वो वीडियोस यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। आपके चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हम पूरे वीडियो भी हम पूरे महाराष्ट्र में शेयर करेंगे। उसके साथ ही एक क्वेश्चन था मैडम, जब जॉब प्लेसमेंट पे कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल या दिव्यांग स्टूडेंट जॉब प्लेसमेंट हो रहा हो, जॉब पे रहने के बाद अगर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम आए तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं अडल्ट्स में? क्या तो आपने वो रिटर्न जय वकील फाउंडेशन की वो स्टूडेंट आता है रिटर्न में, या वहाँ से कैसे हम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अडल्ट्स के कैसे सॉल्यूशन का क्या उसके ऊपर हम ये करते हैं? तो ये क्या बिहेवियर प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड होगा। क्या उसे काउंसलिंग की फिर जरूर है, या हम उसको समझाकर अगर कुछ काम पे कुछ सिचुएशन हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो हम वहीं पे ही सुलह कर सकते हैं, तो हम वो ट्राई करते हैं। लेकिन अगर कुछ ज्यादा बिहेवियर इशू है तो हम उसे वापस स्कूल में लेकर थोड़े महीने तक काउंसलिंग में रखते हैं, वापस ट्रेनिंग करते हैं, और फिर वह एम्प्लॉयर पे डिपेंड होता है कि वो उसे वापस लेना चाहता है कि नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। खरं तर हे सगळे प्रश्न, हे सब क्वेश्चन जो हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के साथ उनके जॉब प्लेसमेंट तक हमने पूरी बात की है यहाँ।
मैं वसीम सर से और उमेश सर से मैं अनुरोध करता हूँ की कोई अगला क्वेश्चन हो तो लीजिए सर. नाही सर, प्रश्न तर बरेच आहे, परंतु महत्त्वाचे आपण निवडक काही प्रश्न या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि खूप छान माहिती आज जय वकील फाउंडेशन मार्फत आपल्याला मिळालेली आहे. त्याचबरोबर मी फरजाना मॅडम, नीलफर मॅडम आणि दीपिका मॅडमला सांगू इच्छितो की संपूर्ण फेसबुक लाईव्ह सुरू असताना खूप साऱ्या प्रतिक्रिया या ठिकाणी आलेल्या आहेत आणि आपण सर्वांना खूप खूप धन्यवाद सुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहे. विशेषतः आपल्या जय वकील कॉलेजमध्ये जे स्टुडंट्स या ठिकाणी शिकून गेलेले आहेत त्यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली की आम्हाला रुरल एरियामध्ये काम करत असताना त्याचा उपयोग या ठिकाणी होत आहे. तर यानंतरचं आपल्या आजच्या पाहुण्यांचा आभार मानण्यासाठी मी मल्लिकार्जुन देवरे सरांना विनंती. यस, कोण सर? वसीम सर. हा, वसीम सर. यस यस, वसीम. हाँ, आवाज येते माझा? मैडम एक शेवटी एक लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे हमने बात किया कि रूरल एरिया में लगभग 69% इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डिसेबल पर्सन है टोटल डिसेबिलिटी का, और 90% रूरल एरिया का जो इंगेजमेंट जो इंगेज होते हैं जो जॉब वो एग्री से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से. तो हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं क्या जो एग्री की जो स्किल्स है वो डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अभी मैक्सिमम हमारे पास के जितने भी प्रोफेशनल्स है वो विलेज लेवल को ही एड्रेस करते हैं और अर्बन एरिया को बहुत यानी कि कम हमारा यानी कि ज़्यादा एड्रेस करना इतना मतलब ऑलरेडी से 30% ही पॉपुलेशन है, लेकिन 70% पॉपुलेशन डिसेबिलिटी है रूरल एरिया में. तो इस समय हम एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा वो लास्ट में एक बता दीजिए इंटरप्रेट किया आपको. तो सर हम है ना अगर स्किल डेवलपमेंट में सिंपल गार्डनिंग के साथ शुरू करें तो वो हमें हेल्प होगा. ओके, सो गार्डनिंग के बाद अगर हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं. हम इवन अर्बन एरिया में हमारे स्कूल में भी हम चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्लांट्स करें ताकि बच्चा सीख सके और उससे फिर हम एग्रीकल्चर की तरफ जा पाती है. Want to add anything, फरजाना? No, I think so. That's perfect. और जो उनके रूरल सेक्टर में अगर कोई इंडस्ट्री है उनके एम्प्लॉयर के साथ आप टाई अप कर सकते हो तो इट विल बी गुड. इसमें सिर्फ मैं एक ऐड करूंगी फरजाना मैम, रिलेटेड टू एग्रोवेस्ट. एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कि सोलापुर में जिवाला रेसिडेंशियल केयर ऑर्गेनाइजेशन है. उनका बहुत ही बड़ा फार्म है और वहाँ पे उन्होंने अच्छा सेटअप किया, मतलब एग्री मतलब फार्म में पूरा इन्वॉल्वमेंट करने का बच्चे लोग को और थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में ट्रेनिंग देने का. तो फिर आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन हाउ दे आर मैनेजिंग एक्टिविटी. वासिम सर, मेरे हिसाब से ये एक स्किल डेवलपमेंट में ही आना चाहिए, ये एग्रीकल्चर का जो है आपका प्रश्न. थँक्यू मॅडम. विकास सरांनी खूपच छान असा ज्वलंत प्रश्न विचारला की महाराष्ट्रामध्ये जे 69% जे विद्यार्थी आहेत ते ग्रामीण भागामध्ये आहे आणि विशेषतः शेतकरी राजाचे हे सर्व मुलं आहेत. तर खूप छान प्रश्न होता. यानंतर वेखंडे सरांना विनंती करतो की आपण आपल्या प्रतिक्रिया द्यावी. वेखंडे सर. थँक्यू. जय वकील फाउंडेशन फार कॉपरेशन आम्हाला मिळालं आणि नक्कीच जेव्हा किंवा आमच्या सर्व व्यावसायिकांना आपली मदत लागेल तेव्हा आम्ही पुन्हा तुम्हाला कॉल करू. आणि तसं आपण एक कमिटमेंट देखील केलेलं आहे की आपण ज्या सोयी सुविधा किंवा ज्या फॅसिलिटीज आहेत त्याबाबतही तुम्ही एक सेशन अजून ऑर्गनाईज करू इच्छिता तर आपलं स्वागतच असेल या MIPच्या मंचावर. आणि जे काही तुम्ही ते कदाचित सर्व महाराष्ट्राला मी सांगू इच्छितो की जय वकील फाउंडेशनच्या नीलोफर मॅम आहेत, त्याचप्रमाणे पूर्ण टीम ज्यांची आहे त्यांनी जवळपास मागील 1.5 महिन्यापासून त्या आपल्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. 1.5 महिन्यापासूनचे प्रयत्न आज त्यांचं फायनल झालं आणि आजचं सेशन त्यांचं झालं.
दीड महिनाभर आपल्यासाठी काय देता येईल याचं त्यांनी मायक्रो प्लॅनिंग त्यांनी केलेलं होतं. ते ही बाब आवर्जून सर्वांना सांगणं फार महत्वाचं आहे. मी मल्लिकार्जुन देवरे सरांना विनंती करतो की आजच्या झालेल्या सेशन बाबत वोट ऑफ थँक्स त्यांनी आपल्या MIP च्या माध्यमातून करावं. धन्यवाद. ओके, थँक्यू सर. भरत सर, आवाज येतोय माझा? सर आवाज येतोय सर. ठीक आहे सर, धन्यवाद. सगळ्यात आधी तर मी स्वतः एक विशेष शिक्षक म्हणून आणि सर्व व्यावसायिकांच्या वतीने MIP कोर कमिटीचे आभार मानू इच्छितो. टीम NFG म्हणजेच निलुफर मॅडम, फरजाना मॅडम आणि दीपिका मॅडम हे तरी आजचे आभार प्रदर्शनाचे हक्कदारच आहेत. MIP ला आभार यासाठी मानू इच्छितो की सगळ्यात म्हणजे भीती म्हणून नाही तर ज्या विषयावरती सगळ्यात जास्त फोकस करावा लागत होता ते म्हणजे इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना कसं समुपदेशन करावं किंवा त्यांनी जर विचारले की हे विद्यार्थी शिकून काय करणार आहेत किंवा यांच्यासाठी काही नोकरी वगैरे आहे का, शिकवल्यानंतर काही नोकरीवरती जाणार आहेत का, इत्यादी अशा अनेक प्रश्नाला एकदम सहज सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी उत्तर दिलेले आहेत की हा, हे विद्यार्थी जॉब करू शकतात आणि समाजामध्ये सर्वसामान्य विद्यार्थ्याप्रमाणेच माणसाप्रमाणेच किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या पद्धतीने हे जगू शकतात आणि याच्यासाठी गरज आहे ती आपण स्वतः त्यांना स्वीकारण्याची. पालक असतील, समाज असेल, तर ह्या घटकांनी आधी त्यांना स्वीकारून वसीम सरांनी अत्यंत सुंदरपणे प्रस्तावित केलं. त्यांनी सांगितले की हे विद्यार्थी शिक्षण आणि नोकरी याच्यामध्ये का अडकले किंवा तिथेपर्यंत का पोहोचले नाहीत, तर त्याचं कारणच हे होतं की त्यांना स्वीकारण्यामध्ये विलंब होतोय किंवा स्वीकारतोय तर त्या स्पीडने आपण स्वीकारत नाहीत की ज्या पद्धतीनं 3 वर्ष झालं लगे त्याला म्हणजे LKG असेल, UKG असेल, तिथून म्हणजे शिक्षण देणं सुरुवात, मग पहिलीला वगैरे झालं, त्यांचे म्युझिक क्लास असतील, स्पोर्टचे क्लास असतील, ट्युशन असेल, म्हणजे सर्वसामान्य मुलांना ह्या गोष्टी आपण चालू करतो. पण त्याच ठिकाणी इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटीच्या विद्यार्थ्यांना शीघ्र हस्तक्षेप होत नाही किंवा झालंच तर याही गोष्टी म्हणजे तेवढ्या ताकदीने पुढे जात नाही, म्हणून हे विद्यार्थी कुठेतरी मागे पडतात. तर या गोष्टीसाठी किंवा या गोष्टीवरती मार्गदर्शन करण्यासाठी म्हणजे जय वकील फाउंडेशन, जे भारतातलं सगळ्यात मोठी संस्था आहे, त्या संस्थेला आज म्हणजे ऐकायला मिळालं किंवा त्यांनी मिळवून दिलं, म्हणून मी MIP टीमचेही मी या ठिकाणी आभार मानू इच्छितो. आणि टीम NFG म्हणजे निलुफर मॅडम, फरजाना मॅडम आणि दीपिका मॅडम यांचे आभार मानणे तर क्रम प्राप्तच आहे. ते यासाठी कि मैडम पहला ऐसा होता था, मेरी हिंदी को आप समझ लीजिएगा, तो हाँ, हम जब स्कूल में रहते थे, स्कूल में जाते थे, तो हाँ, HM यानी हमारे हेडमास्टर सर या हमारे क्लास टीचर सर या रिस्पेक्टेड जो भी कोई है वो अगर हमारे शोल्डर यानी कांधे पे अगर हाथ रख देते थे तो बहुत अच्छा फील होता था। उसी तरह से MIP टीम को भी यानी महाराष्ट्र समावेशी शिक्षण व्यावसायिक संघ जो संघ आज काम कर रहा है, उसी संघ को भी आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये इसीलिए कि जो भारत में से यानी इंडिया में से सबसे बड़ी संस्था है, उसके साथ आज हम काम कर रहे हैं मैडम, ये आपके मार्गदर्शन के नीचे हम काम कर रहे हैं। सो इसीलिए MIP टीम के तरफ से आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम। और दीपिका मॅडम तुमचेही खूप खूप आभार मानू इच्छितो। म्हणजे ज्या गोष्टी म्हणजे सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचत नाही किंवा माहित होत नाही त्या गोष्टी आपण सहजतेने पोहोचवलात। तर मी एक विनंती ही अशी करेन की जे आपल्याकडे PDF वगैरे असेल तर तेही आमच्यापर्यंत पोहोचवावं। आणि त्यानंतर वसीम सर प्रास्ताविक कसं असावं किंवा त्या प्रास्ताविकेतून संपूर्ण कार्यक्रमाचं ज्ञान होतं ते वसीम सरांनी अत्यंत सुलभपणे आम्हाला समजून सांगितलेलं आहे, त्याच्यासाठी वसीम सरांचेही आभार। आणि प्रसाद पौळ सर जे अहमदनगरचे जिल्हा प्रतिनिधी आहेत, त्यांनी खूप छान पद्धतीने वक्त्यांचा परिचय करून दिलेला आहे। आणि ऍक्च्युली मध्ये वक्त्यांचा परिचय करून देणं एवढं सोपं नव्हतं, कारण त्यांचे जे नाव जे होते म्हणजे खूप म्हणजे मला तरी 2-3 वेळेस ते लिहून पाठ करावं लागलं। ते निलुफर खंबाटा मॅडम, फरजाना बदामिया मॅडम, दीपिका शेरखाने मॅडम,
तर खूप छान पद्धतीनं प्रसाद पौळ सरांनी सांगितलेलं आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी घडल्यात त्याच्यासाठी म्हणजे आमच्या पाठीमागे एक पाठबळ होता, ते म्हणजे माननीय काकडे साहेब. त्यांनी नेहमीच प्रोत्साहन देत आलेले आहेत आणि अशा गोष्टीसाठी तर त्यांनी नेहमीच पुढाकार घेऊन पाठिंबा देतात. तर त्यासाठी काकडे साहेबांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करू इच्छितो. हे सगळ्या गोष्टी होतात ते आपल्या व्यावसायिकासाठी, प्रोफेशनलसाठी, जे आपण 10 ते 12 वर्षापूर्वी किंवा 8-10 वर्षापूर्वी जे D.Ed करून आपण अध्यापन कार्य करतो, समुपदेशन करतो, तर ते आजपर्यंत असं वाटत होतं की ते D.Ed B.Ed वगैरे आपल्यासाठी सफिशियंट आहे, पण ते ऍक्च्युली मध्ये सफिशियंट नव्हता. म्हणजे काळ इतकं झपाट्यानं पुढे जात आहे आणि आपण 10 वर्षापूर्वीच्या अभ्यासक्रमावरतीच पुढे जात होतो. पण MAIP जे म्हणजे जून पासून जे हाती कार्य घेतलेलं आहे, म्हणजे प्रत्येक शनिवारी रविवारी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सेशन होत आहेत आणि त्याच्यातून आपल्या अभ्यासामध्ये खूप अपग्रेडेशन होत आहे. आणि त्याच्यासाठी हे जे मानकरी आहेत खरे व्यावसायिक, विशेष शिक्षक असतील, तज्ज्ञ असतील, पालक असतील, जिल्हा समन्वयक साहेब असतील, या सगळ्यांनी वेळ देऊन ऐकतात, ऐकणंही महत्वाचं आहे. तर त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करू इच्छितो. आणि यासोबतच अजून एक उद्या आपल्यासाठी एक पर्वणी आहे. ती पर्वणी म्हणजेच मानव विकास दर्शन मासिकाचे प्रकाशन सोहळा. म्हणजे पाठीमागल्या महिन्यामध्ये आपण पहिल्या सत्राचे म्हणजे पहिल्या मासिकाचे प्रकाशन केलेले होते. तर त्याच पद्धतीनं दुसरा मासिक प्रकाशन सोहळा उद्या आहे आणि त्यासाठी आपल्याला वक्ते लाभणार आहेत माननीय दिनकर पाटील साहेब. लॉकडाऊनच्या कार्यकाळामध्ये प्रत्येक म्हणजे सकाळी म्हणजे लॉक उघडल्याबरोबर किंवा नेट चालू केल्याबरोबर दिनकर पाटील साहेबांचा एक शिक्षणाचा एक शेड्यूल राहायचा. तर त्यांनी आपल्याला प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यासाठी नक्कीच आपण ही वेळ द्या आणि उद्याच्या व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा असं मी विनंती करतो. आणि पुढील सत्र मी सतीश सरांकडे सोपवतो. धन्यवाद सर.